सो फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी का फोर्थ पॉइंट लिखिए, है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड बाय स्टेरिक क्राउडिंग. न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड बाय स्टेरिक क्राउडिंग या ओवरऑल साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड बाय steric crowding or overall size of the nucleophile. इसी में आगे लिखो, bigger the overall size of nucleophile, bigger the overall size of nucleophile, bigger the overall size. देखो ये ओवरऑल साइज का मतलब होता है सिर्फ हम उस एटम की साइज की बात नहीं कर रहे हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज है, मैं ऑल टोटल बात कर रहा हूं, है ना. बिगर द ओवरऑल साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, lesser the mobility, bigger the overall size of nucleophile, lesser the mobility, slower the attack on electron deficient center, mostly carbon, slower the attack on electron deficient center, mostly carbon, slower the attack on electron deficient center, mostly carbon, slower the attack on electron deficient center, mostly carbon, lesser the reactivity or nucleophilicity, lesser the reactivity or nucleophilicity. देखिए यहाँ पे पूरा जज्बात ये है कि अगर मान लो हम बात करते कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है और एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे मान लो R प्लस है, दोनों जगह पे सेम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो बात होता है कि ये पहले अटैक करेगा या ये पहले अटैक करेगा ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. तो देखो इस केस में ना पहला दूसरा तीसरा कंसेप्ट नहीं लगेगा जो अभी मैंने लिखा है. पहला कंसेप्ट था नेगेटिवली चार्ज और बेटर, दोनों नेगेटिवली चार्ज है तो पहला नहीं लगेगा. ऐसा तो नहीं एक न्यूट्रल एक नेगेटिवली चार्ज, पहला नहीं लगेगा. अच्छा, जिस एटम पे नेगेटिव है दोनों ऑक्सीजन ही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली कंसेप्ट नहीं लगेगी. जिस पे नेगेटिव है दोनों ऑक्सीजन है तो साइज वाली भी कंसेप्ट नहीं लगेगी. इससे पहले जो साइज की बात कर रहे थे ना हम, उस समय सिर्फ एक्टिव एटम की साइज की बात कर रहे थे. जिसपे नेगेटिव या लोन पेयर अगर उसकी साइज बड़ी है उस एटम की तो वो जल्दी अटैक करता है. जो कि कल एक मैंने तुषार से क्वेश्चन पूछा था ना कि इन दोनों में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, याद है. तो यहाँ पे ऐसी बात थी कि ओवरऑल साइज हम नहीं देख रहे थे. जिसपे नेगेटिव या लोन पेयर है अगर वो बड़े साइज को तो उसको डिस्टॉर्ट करना आसान है. यहाँ पे हम ओवरऑल साइज का बात नहीं कर रहे थे, ये पहले अटैक करेगा ये पहले करेगा, तो हम बोलते थे कि ये पहले करेगा क्योंकि हम मानते थे कि ओवरऑल साइज दोनों का क्या है, सेम है. ओवरऑल क्योंकि देखो ना इधर भी आर लिया इधर भी आर लिया तो ओवरऑल साइज सेम है, लेकिन जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है यहाँ पे वो बड़े साइज का है. और यहाँ ऐसा नहीं मानना है कि ये बड़े साइज का है तो ये क्राउडिंग फॉलो करेगा. अरे वो एटम से बड़ा है थोड़ा सा. तो जो हमने एक साइज वाला फैक्टर लिखा है ना वो अलग है और ये स्टेरिक क्राउडिंग वाला फैक्टर में ओवरऑल साइज की बात कर रहे हैं हम लोग. दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना. वहां पे मैंने ये लिखा है कि इफ साइज ऑफ एटम हैविंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इज बिगर इट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल. और अभी मैं बोल रहा हूं कि ओवरऑल साइज अगर ज्यादा है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं. ओवरऑल इसमें पहला दूसरा तीसरा कंसेप्ट क्यों नहीं लगेगा, दोनों नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लगा नहीं सकते. जिस एटम पे नेगेटिव है वो ऑक्सीजन है, साइज का कंसेप्ट लगा नहीं सकते. अब इन दोनों में रेस लग रही है कौन जीतने वाला है एक्वस मीडियम के अंदर मान लो, तो हम बोलेंगे ये नहीं जीतेगा क्योंकि जब आगे जाएगा बल्कि है ना तो इसको दिक्कत आएगी और ये फास्ट होगा थोड़ा. और ऐसे भी हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिक प्रॉपर्टी बताया है. तो अगर मैं इसको रेट R1 बोलूं इसको R2 बोलूं
तो R2 इज ग्रेटर देन R1, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी दैट इज रिएक्टिविटी, CH3O माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा टर्सरी बिटॉक्साइड से, टर्सरी बिटॉक्साइड से। देख लो, समझ में आया? इस केस में कोई भी सॉल्वेंट रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस पे नेगेटिव या लोन पेयर है सेम बात है। ऑल्दो यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा है, यहाँ पे छोटा है, लेकिन पता है कोई भी सॉल्वेंट का इम्पैक्ट से ज्यादा इम्पैक्ट क्राउडिंग की हो जाएगी, कि क्राउडेड इतना ज्यादा है कि किसी भी सॉल्वेंट में अच्छा नहीं है। समझ गए ना? लिखिए, जल्दी लिखिए। सो दिस इज फोर्थ पॉइंट आई गेस, है ना? यहाँ पे क्यों नहीं लगाए वो कंसेप्ट बताओ। जिस एटम पे नेगेटिव है उसके साइज पे क्राउडिंग नहीं देखना है, जिस एटम पे नेगेटिव उसी के साइज पे क्राउडिंग नहीं देखना है, क्राउडिंग देखना है ओवरऑल साइज पे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का बहुत सारा सवाल ढूंढ के करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी लिखो। न्यूक्लियोफिली बेसिक स्ट्रेंथ इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टेरिक क्राउडिंग ओवरऑल साइज। अगर इन दोनों में मैं बेसिक स्ट्रेंथ का बात करता ना, तो बेस कौन अच्छा होता? लिख लो, बेसिक स्ट्रेंथ इज नॉट अफेक्टेड बाय ओवरऑल साइज या स्टेरिक क्राउडिंग। बेसिक स्ट्रेंथ इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टेरिक क्राउडिंग और ओवरऑल साइज। देखिए, अगर ये है और यहां पर हम कुछ टर्सरी मान लो हेलाइड ले लेते हैं, समझना, इस केस में दोनों जगह पे टर्सरी हेलाइड ही लेता हूं, ठीक है? इस केस में क्या होता है कि इतनी ज्यादा क्राउडिंग है कि ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे पहुंच ही नहीं पाएगा, ये भी यहां नहीं पहुंच पाएगा। समझे? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा सेंटर है बताओ इस केस में? इस केस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जो है, कौन सा सेंटर है? जल्दी, ये कार्बन है ना? बट ये क्राउडिंग के वजह से, और क्राउडिंग मतलब यहाँ तो ये भी क्राउडिंग है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये इतने ज्यादा क्राउडेड है कि यहाँ नहीं पहुंच पाया है। देखो, ये छोटी साइज की न्यूक्लियोफाइल है, फिर भी वहां नहीं पहुंच पा रहा है, ये तो कभी नहीं पहुंच पाएगा वहां पे, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि ये दोनों हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है, तो दे कैन डू व्हाट, दे कैन एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन विच इज सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल। ये अब क्या ट्राई करेगा कि प्रोटोन निकाल लें। क्या ट्राई करेगा? तो प्रोटोन को अगर लेना है तो दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय क्राउडिंग, दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय क्राउडिंग। तो इस केस में ये वाला रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। फास्ट क्या मतलब, एक तरह से समझो कि ये हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि जिस पे नेगेटिव है वो बहुत अच्छे डोनर से कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुका है, और यहाँ जिस पे नेगेटिव है वो सिर्फ एक मिथाइल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके रिस्पेक्ट में कम बढ़ा है। दोनों जगह पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंसेप्ट नहीं लगेगी। यहाँ पे अगर बेसिक स्ट्रेंथ का बात करेंगे ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज नॉट अफेक्टेड बाय ओवरऑल साइज। बेसिक स्ट्रेंथ तो बेस ज्यादा अच्छा कौन है? जो हाईली अनस्टेबल है। या बेसिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट क्या था कि मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, बेटर द बेस। बेसिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो, यहाँ पे मोबिलिटी वगैरह नहीं देखा जाता है। जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है बच्चे, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको? यस या नो? और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है।
तो बेसिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट सिंपली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एटम हैविंग क्या, नेगेटिव या लोन पेयर। सो ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रेंथ इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टेरिक क्राउडिंग, whereas the nucleophilicity is affected by। तो दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिला न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ में। एक साइज वाला, बिगर द साइज ऑफ एटम मोर स्टेबल लेस बेसिक, बट बिगर द साइज ऑफ एटम मोर न्यूक्लियोफिलिक। ये डाउन द ग्रुप लगता है कंसेप्ट। दूसरा भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिला कि ओवरऑल साइज अगर ज्यादा है तो लेस न्यूक्लियोफिलिक है, लेकिन ओवरऑल साइज क्या है उससे बेसिक स्ट्रेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल साइज क्या है उस पर बेसिक स्ट्रेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख लीजिए जल्दी से, ओवरऑल साइज से बेसिक स्ट्रेंथ अफेक्टेड नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ बोल सकते हो, मतलब वही मेन कंसेप्ट क्या लगाओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो मैं दो तरह से एक्सप्लेन किया कि बेस को प्रोटॉन चाहिए और प्रोटॉन किसी मॉलिक्यूल के सरफेस पे होता है, तो इसीलिए बेस जो है आराम से उसका ओवरऑल साइज क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। मेनली आपको देखना पड़ता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। लिख के रखिए जल्दी से। एक और कंसेप्ट लिखिए, फिफ्थ पॉइंट लिखना, या नोट में भी लिख सकते हो, फिफ्थ पॉइंट भी लिख सकते हो। इफ न्यूक्लियोफिलिक एटम इज सेम, if nucleophilic atom is same, if nucleophilic atom is same, and there is and overall size comparable, ऐसे लिखो, there is लिखो and overall size comparable, there is मत लिखो, and overall size comparable, and overall size comparable, then nucleophilicity parallel to basic strength, then nucleophilicity parallel to basic strength। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लो RO माइनस है, PHO माइनस है, ठीक है, और एक ऐसा भी ले लेते हैं, चलो। अब इसमें बोला जा रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो पहले मैं बेसिक स्ट्रेंथ बताता हूँ। बेसिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट क्या है, हर जगह पे अच्छा नेगेटिव ऑक्सीजन पे है तो पहला दूसरा पॉइंट नहीं लगेगा बेसिक स्ट्रेंथ का, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब लगेगा आगे वाले कंसेप्ट। तो नेगेटिव जिस पे है वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, यहाँ नेगेटिव जिस पे वो रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन के साथ, यहाँ नेगेटिव जिस पे है वो रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, यस और नो। बेसिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट का एक बहुत अच्छा बात ये था कि सबको H+ दे के एसिड बना लो, नहीं, और एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ है जल्दी कंपेयर कर पाओगे आप। सबसे अच्छा एसिड कौन है, सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट होगा। उसके बाद ये है फेनॉल, फिर एलिफेटिक अल्कोहल, याद है बेसिक स्ट्रेंथ। तो ऑब्वियसली ये सबसे वीक बेस है, वीक एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट ये चलेगा, बेसिक स्ट्रेंथ ये चलने वाला है, समझ गए। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चे, बेसिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट यहाँ पे पहला दूसरा कंसेप्ट बेसिक स्ट्रेंथ का नहीं लगेगा, क्योंकि जिस पे नेगेटिव है हर जगह पे वो ऑक्सीजन है। मैं एक चीज पहले ही बता दिया, सबका साइज कंपेरेबल ही मानना। तो ओवरऑल साइज जो फोर्थ वाला फैक्टर लिखा है वो तो लगाना ही नहीं है यहाँ पे।
अब यहां देखो क्या लिखा है, इफ न्यूक्लियोफिलिक एटम इज सेम, तो हर जगह पे न्यूक्लियोफिलिक एटम ऑक्सीजन है। अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है तो बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल चलता है, यही पॉइंट है। मतलब जो अच्छा बेस है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी, जो अच्छा बेस है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। अब ये कैसे पता चलेगा इसमें से अच्छा बेस कौन है? तो जिस पे नेगेटिव है वो बहुत अच्छा रेजोनेंस कर रहा है, तो स्टेबल हो गया ना। स्टेबल द एनायन वीकर द बेस, या तो नॉर्मल कंसेप्ट है, अगर एनायन स्टेबल है तो वीकर बेस है। एकदम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी चलता है बेसिक स्ट्रेंथ में, स्टेबल है मतलब वीकर है। स्टेबल द एनायन वीकर द बेस, ये स्टेबल है या नहीं है? क्योंकि इसके 3 इक्विवेलेंट आरएस बनते हैं और एक नेगेटिव 3 ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होता है। अच्छा, इसके 2 इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे, एक नेगेटिव 2 ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होगा। इसके 5 आरएस बनते हैं, कभी बहुत पहले रेजोनेंस में समझाया था। फेनॉक्साइड एंड एसीटेट विल हैव डिफरेंट आरएस, फेनॉक्साइड हैज मोर आरएस, बट ऑल्दो एसीटेट इज मोर स्टेबल। इक्विवेलेंट है और यहाँ नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे जा रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और कार्बन पे जा रहा है। यहाँ पे 5 आरएस मिलके भी वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है फेनॉक्साइड को, जो 2 आरएस मिलके दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये फेनॉक्साइड एंड एसीटेट में, है ना। तो अगर तुमसे ये पूछा बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड हो गया है तो यही न्यूक्लियोफिलिसिटी भी है। अच्छी बात है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी सेम ऑर्डर होगा। क्या कंसेप्ट था, समझ में आया? ओके, if nucleophilicity active atom is same, if the nucleophilic atom is same and overall size comparable, then better the base, better the nucleophile, better the base, better the nucleophile। हो सकता है फ्यूचर में आपको ये चारों देकर बेसिक स्ट्रेंथ नहीं पूछे, आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा जाए। ये चारों दे दिया जाए और आपसे बेसिक स्ट्रेंथ ना पूछे, आपसे क्या पूछ ले? न्यूक्लियोफिलिसिटी। आ रहा है समझ में? तो आप ये ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल बस एक ही कंडीशन में होता है, जब हर जगह पे एक्टिव एटम सेम हो, हर जगह पे एक्टिव एटम सेम हो और ओवरऑल साइज कंपेरेबल हो। इसमें भी जज्बात लिखना था, पता नहीं तुमने लिखा या नहीं लिखा। ओवरऑल साइज पे बेसिक स्ट्रेंथ इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज बेस हैज टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल। तो बेसिक स्ट्रेंथ में सिंपली आप देखो, अगर स्टेबल है तो लेस बेसिक है। अब कोई बोले ओवरऑल कंसेप्ट बेसिक स्ट्रेंथ का बताओ, तो एक बात दिमाग में रख लो कि स्टेबल है तो लेस बेसिक है, बस, है ना। और स्टेबल तब होगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस कर गया ना, तो स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? तुम लोग इतना लाइटली नहीं लेना न्यूक्लियोफिलिसिटी। मैंने देखा है बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, अगर आपको पॉइंट्स याद नहीं रहेगा तो आप बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी में हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी इतना इजी टॉपिक भी नहीं है, ऑल्दो अच्छी बात है कि मेडिकल में इस वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, मैंने फिर रिपीट करना है आपको, न्यूक्लियोफिलिसिटी का अपना अलग फैक्टर है, बेसिक स्ट्रेंथ का अलग फैक्टर है। बेसिक स्ट्रेंथ में हमेशा क्या देखना होता है? स्टेबल है तो वीक बेस। और स्टेबल कब होगा? जब नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा। जब नेगेटिव चार्ज बिगर साइज एटम पे होगा तो स्टेबल हो जाएगा। और जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस वगैरह कर गया, बैक बॉन्डिंग कर गई, तो स्टेबिलिटी आ जाती। यस नो? यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज इसमें रेजोनेंस कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, उसमें नहीं कर रहा है, तो वो अनस्टेबल है। लास्ट वाला अल्कोक्साइड आयन ये रेजोनेंस कर ही नहीं रहा है ना, तो ये अनस्टेबल है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस है। मोर रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबिलिटी, लेसर द बेसिक स्ट्रेंथ। मोर रेजोनेंस या मोर इफेक्टिव रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना, मोर स्टेबिलिटी, लेस बेसिक। क्लियर है? और अच्छी बात क्या है कि अगर एक्टिव एटम सेम है तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। मैच कर गया ना कंसेप्ट? क्या? लेकिन बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर है, बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन को देता है, वेरेज न्यूक्लियोफाइल वही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को देता है। अगर इस अंदाज में याद किया है तो अच्छी बात है।
क्लियर है? आगे बढ़े। नाउ यहां तक सब लोग ओके? लास्ट पॉइंट लिख लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट ऑल्सो, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है लेकिन एक बार लिखा देता हूं। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट ऑल्सो, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट ऑल्सो, है ना? तो इसमें लिख लेना, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एटम हैविंग लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। लिख के रख लो, या फिर तुम बोल सकते हो 1 by size of atom having, हाइड्रेटेड साइज नहीं बोल रहा हूं, हाइड्रेशन तो होगा ही नहीं पोलर एप्रोटिक में। 1 by size of atom having नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। आप देख लेना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। फॉर एग्जाम्पल F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या सीक्वेंस होगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बोल रहा हूं बच्चे, तो नेगेटिव चार्ज ऑन स्मॉलर साइज एटम, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगा? यहाँ पे कोई हाइड्रेट नहीं हो रहा है, पोलर एप्रोटिक में एनायन हाइड्रेट ही नहीं होता। यहाँ पे चाहो तो तुम लिख लो नो सॉल्वेशन ऑफ एनायन, यस नो, नो सॉल्वेशन ऑफ एनायन। पोलर एप्रोटिक में सिर्फ केटायन सॉल्वेट होता है, एनायन सॉल्वेट नहीं होता। गुड टू गो? बोलो, है ना? और देखो इसी में सेकेंड पार्ट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जहां एनायन केटायन सॉल्वेट होता है दोनों, यहां पे बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 by हाइड्रेटेड साइज। डायरेक्ट बोल देंगे हाइड्रेटेड साइज ऑफ एनायन। और यही रीजन था कि यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, फिर से वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो सॉल्वेंट पढ़ाते हुए कराया था। तो जिसकी सॉल्वेशन नहीं हुई, आपको याद होगा यहाँ F माइनस पानी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्वेट होता है, और I माइनस ऑलरेडी बड़े साइज का है लेकिन सॉल्वेट ज्यादा कम होता है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाता है। तो आपको सॉल्वेंट का भी कंसेप्ट मैंने लिखा दिया, एंड दिस इज ऑल द पॉइंट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, सारे पॉइंट्स आ गए आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का। अगर ऐसा सवाल कल आता है तो ये 6 पॉइंट याद है तभी बनेंगे। मान लो वहां पे दिया रहेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए, तो ये बिना 6 पॉइंट याद हुए नहीं हो सकता, फिर कुछ ना कुछ गलती जरूर हो जाएगी। डन? अब देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूं। लिखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना मेरे को, ठीक है? बताओ ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, सॉल्वेंट मैं मेंशन कर देता हूं लेकिन पहले तो यही लिख देता हूं। चलो, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी।
सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो आप वाटर मान के आंसर कर दो जल्दी से। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, जल्दी, क्विक क्विक। पहला क्वेश्चन है, चलो जल्दी बताओ। छह पॉइंट आप ध्यान में रखो और आंसर करो। बातें नहीं, ये सब लिखते चलो जल्दी से। देखिए, इसका आंसर बता देता हूं। सबसे ज्यादा टू, टू, ठीक है, फिर वन और सबसे कम थ्री। टू क्यों? नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज एटम कैन बी इजिली डिस्टॉर्टेड। ये इन दोनों में देखो, नेगेटिव चार्ज दोनों में ऑक्सीजन पे है, तो जो अच्छा बेस होगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल पे, इन दोनों में लग जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज पैरेलल टू बेसिक स्ट्रेंथ, तो अल्कोहल एल्कोक्साइड अच्छा बेस है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। और ऐसे भी यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है? पक्का? इस वाले में क्राउडिंग के हिसाब से बता दो, है ना? सबसे अच्छा कौन? थ्री, राइट? यहाँ तो सॉल्वेंट नहीं भी मेंशन होगा तब भी सबसे अच्छा किसको बोल दें? थ्री को। थ्री के बाद वन बोलो बच्चे, फिर टू बोलो, क्योंकि यहाँ पे अल्फा में क्राउडिंग है, जहां नेगेटिव है बगल में ही क्राउडिंग है। यहाँ जहां नेगेटिव है उसके बगल में एक मिथाइल है और फिर आगे दूर पे है मिथाइल। यस नो? बोलिए। अच्छा, ये देखो, एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है ये, मुझे बुक का नाम याद है, मॉरिसन बॉयड या फिर सोलोमन से ये ऑर्डर लिया गया, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है। सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल SH माइनस है, देन CN माइनस है, मतलब अमॉन्ग ऑल दिस ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? SH माइनस, है ना? और यही कंसेप्ट यहां लगा देना है कि अगर ये सब दिखता है तो ये सब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन के साथ शेयर करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ। वो इंपॉर्टेंट बात है। ये सारे एनायन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट होता है, उसके हिसाब से समझना है कि ये सब बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बेस अच्छा नहीं। देखो ना क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बट वीक बेस।
उसी तरह कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिसको आप इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना, एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑल्सो। बताओगे तो सर इसमें किसका नाम आ सकता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी। इसमें ऐसा कोई एक रिएजेंट का नाम बता दो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। आरओ माइनस, वेरी गुड, एल्कोक्साइड आयन, समझ गए। इसमें जो E2 वाले रिएजेंट है ना, सारे लिख दोगे, है ना, आरओ माइनस, एमईओ माइनस, ईटीओ माइनस, हाँ वो भी रख देंगे। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल और ये नॉर्मल प्रोपाइल है। टर्ट ब्यूटाइल भी रख सकते हो, टर्ट ब्यूटाइल, है ना, NH2 माइनस, ये सब। और पता है मजेदार बात क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है, बट अगर कोई बोले इसका डोमिनेटिंग कैरेक्टर क्या है, तो बेस ही। इन सब का ज्यादा अच्छा डोमिनेटिंग कैरेक्टर क्या है? बेस। मतलब ये सबको प्रेफरेंस मिले तो बेस बनना पसंद करेगा रेदर देन न्यूक्लियोफाइल। हालांकि दोनों ही कैरेक्टर भर भर के है दोनों में। नहीं, अगर मान लो इसको तुमने मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराया, तब तो न्यूक्लियोफाइल ही बनना पड़ता है इसको। प्राइमरी हेलाइड से रिएक्शन कराओगे तो न्यूक्लियोफाइल ही बनता है। क्लियर है ना? सेकेंडरी टर्सरी से कराओगे तो ये बेस बन जाएगा। क्लियर है? डेफिनेटली उस केस में बेस बनेगा। टर्ट ब्यूटॉक्साइड समझ रहे हो ना? ब्यूटाइल O माइनस लिखा है, ये फुल फॉर्म लिखना चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो। इसका नाम देखो ऐसे है, CH3CH2 CH2O माइनस। ये है प्रोपाइल, PR मतलब प्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल का मतलब ऐसा है, देखो ये, है ना, आइसोप्रोपाइल O माइनस। टर्ट ब्यूटाइल का अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना, बहुत बार लिखा भी है ये। क्लियर है? शॉर्टकट। तो ये सब क्या है बच्चे? स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। नाउ कैन यू टेल मी वन मोर कैटेगरी, वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। एक कैटेगरी और बना लेते हैं, बोलो। वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल, एनीवन? वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। हाँ अजय बताओ। न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल स्पीसीज। क्लियर है जी? न्यूट्रल, वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। हाँ एसिड भी रख सकते हो, बढ़िया। क्लियर हुआ? तो मैं बताऊं ये कैटेगरी भी हेल्प करता है कि अगर तुमने एनी हाउ ये रट लिया कि Cn माइनस हमेशा न्यूक्लियोफाइल बनना चाहता है, बेस नहीं बनना चाहता है, तो जब आपको कॉल लेना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन कराएं या एलिमिनेशन कराएं, तो ज्यादा आसान हो जाएगा ना आपके लिए। अगर आपको कॉल लेना पड़े कि सब्स्टिट्यूशन कराएं या एलिमिनेशन कराएं, तो भाई साहब ये सारे रिएजेंट मोस्टली सब्स्टिट्यूशन के लिए जाने जाते हैं, ये सारे रिएजेंट मोस्टली एलिमिनेशन के लिए जाने जाते हैं। ऑल्दो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन इसको जब भी मौका मिले बेस ही बनना प्रीफर करता है। 3 डिग्री तो कंफर्म न्यूक्लियोफाइल बेस की तरफ जाएगा। दो, हाँ वही तो लिखाएंगे ना विलियमसन सिंथेसिस में। लेकिन अगर वन प्राइमरी और ये बोले तो क्राउडिंग वाला फैक्टर लगा के बोल सकते हैं ना, प्राइमरी ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं क्राउडिंग का फैक्टर तो उससे आ जाता है आंसर, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। रियल टाइम में डिसाइड करना पड़ेगा, बढ़िया। बताओ जी, अगर ऐसा क्वेश्चन आया मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी, साइलेंस, मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर नहीं बताना है, बस आपको वो चूज करना है जो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी बता दीजिए। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन दिया है। CH3S माइनस, फेनॉक्साइड,
ट्राई इथाइल अमाइन और F माइनस। इसी में दूसरा ऑप्शन भी दे देता हूं, CH3 माइनस NH2 माइनस CH3O माइनस। जो 6 पॉइंट हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे आंसर बताइए जल्दी से। फर्स्ट वाले केस में बताओ, अगर आपने 6 पॉइंट समझ गए तो। देखो अब देखो ना, ओवरऑल ऑर्डर में भी सल्फर पे माइनस है तो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। देखो यहाँ पे बल्कीनेस की वजह से ये तो बहुत वीक हो गया, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो ये भी स्टेबल है। फेनॉक्साइड में रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस कहाँ कहाँ नहीं है, F माइनस और इसमें। लेकिन F माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होगा, कम ही होगा ना। तो सबसे अच्छा कौन हो गया इसमें। और देखो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर याद रखो तो भी हेल्प हो जाता है कि सल्फर पे नेगेटिव या साइनाइड ये सब काफी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। बी और नहीं, क्राउडिंग से तो ये कम ही बोलो, न्यूट्रल भी है और क्राउडिंग भी है ना, तो ये तो बहुत कम हो जाएगा, लास्ट में ही आएगा ये न्यूट्रल वर्सेस। हाँ, और क्राउडिंग भी है, बहुत ज्यादा क्राउडिंग है इसमें, बता दो। इस वाले में प्लीज सही बताओ यार, जिसपे नेगेटिव है सारे एक ही पीरियड के है ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब एक पीरियड का है ना। तो नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर स्टेबल, लेस बेसिक, लेस न्यूक्लियोफिलिक आल्सो। तो ये सब नेगेटिव कार्बन नाइट्रोजन पे है, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन, या बल्किनेस से तो और कम हो गया। डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब इन्हीं तीनों में डिसाइड करना है, और इन तीनों में साइज कंपेरेबल ही मानो ओवरऑल। तो बताओ नेगेटिव हाईली अनस्टेबल किस पे है, कार्बन पे। आ रहा है समझ में। नहीं, HCN वीक एसिड है, सही बात है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ऐसे ही बोलना चाह रहे हो ना। H2S भी वीक एसिड है। देखो मैं अभी थोड़ा सा एक लाइन बोला था, हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट होता है, मतलब कुछ ऐसे नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को ही प्रीफर करता है रेदर देन H+, तो उसमें इसका नाम आता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस NaOH जैसा स्ट्रांग होगा। क्या ये साइनाइड NaOH जैसा स्ट्रांग होगा, नहीं ना। ये ज्यादा हाइड्रोलाइज होता है पानी में जाने के बाद। लेकिन ऐसा होता है कि साइनाइड अगर 100 मॉलिक्यूल वाटर में डाला तो पूरे के पूरे हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, 2-4 हाइड्रोलाइज होते हैं। क्लियर हो रहा है ना। आपको फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चंस में हेल्प हो जाएगा अगर आप ये ऑर्डर थोड़ा याद कर लेते हो, और बाकी जहां क्राउडिंग वगैरह दिख गया हो तो आसानी से बन जाता है। लेकिन ये ऑर्डर थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिसिटी। जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किए हैं तब से अभी तक में मैंने सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल ही पढ़ाया है। आप एक बार सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल पूरा पेज पलटिए, तब हम लिविंग ग्रुप की तरफ जाते हैं। जल्दी सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल का पेज लिखो। सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल एक बार पूरा देखिए जब से हमने शुरू किया है टॉपिक। लिखो लिविंग ग्रुप। चलो लिविंग ग्रुप, ए बातें नहीं, प्लीज लिखिए लिविंग ग्रुप। देखो इसमें एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, लिविंग एबिलिटी living ability of living group directly proportional to 1 by basic strength। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। आपसे पूछा जाएगा कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। जैसे अभी हमने क्या सीखा,
कि which one is better nucleophile या which one is having more nucleophilicity या reactivity। उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपको देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी में कितने सारे कंसेप्ट थे, यहां उतना कंसेप्ट नहीं है, एक कंसेप्ट है बस। आपने देखा कि इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है और लिविंग ग्रुप हट जाता है, यही होता है ना जी। तो लिविंग ग्रुप किस फॉर्म में हटता है, एनायन के फॉर्म में ना। तो कहीं ना कहीं लिविंग ग्रुप अगर एनायन है तो बेस भी है, लिविंग ग्रुप अगर एनायन है तो बेस भी है। तो वीकर द बेस बेटर द लिविंग एबिलिटी, सिंपल, एक कंसेप्ट पूरा कंसेप्ट सम अप है, इसमें 10 कंसेप्ट लर्न भी नहीं करना है। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जो वीकर बेस होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप किस फॉर्म में निकल रहा है, या तो एनायन या न्यूट्रल के फॉर्म में भी निकल सकता है, न्यूट्रल हो या एनायन हो, क्या हम बेसिक एसिड नहीं कंपेयर कर पाएंगे, कर पाएंगे नहीं। तो वीकर द बेस बेटर द, अब बताओ अगर यहां पे RCH2F है और कोई न्यूक्लियोफाइल आया उसको हटा रहा है, तो बताइए, है ना, F माइनस के फॉर्म में निकला। यही अगर मान लो यहां पे Cl होता तो किस फॉर्म में निकलता, Cl माइनस के फॉर्म में। अरे आ रहा है समझ में। यही यहां पे अगर Br होता तो किस फॉर्म में निकलता, Br माइनस के फॉर्म में। तुम पूरा लिख लेना, RCH2Cl RCH2Br। और यही यहां पे आयोडीन होता तो किस फॉर्म में निकलता। तो बताओ विच वन इज बेटर लिविंग ग्रुप अमोंग हेलाइड्स। अब बताओ F माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है या I माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है। HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो I माइनस वीकेस्ट बेस होगा। तो सबसे अच्छा लिविंग एबिलिटी किसकी हो गई, है ना, लिविंग एबिलिटी I माइनस का सबसे ज्यादा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ध्यान रखना, एज ए न्यूक्लियोफाइल जब हेलाइड sp3 कार्बन से जुड़ा होगा तो कौन सा हेलाइड सबसे पहले निकल जाएगा। ये तो मतलब मान के चलो यूनिट में बहुत बार आ चुका है सवाल, हेलाइड्स में सबसे अच्छा लिविंग कौन है, गुड, ठीक है, आता ही है, बार बार आता है ये सवाल, तो इसलिए पहला सवाल वही करा दिया हमने। एसी रिमोट है क्या किसी के पास, पास कर दो, है तो। हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिविंग ग्रुप जब भी निकलेगा ना वो मोस्टली एनायन के फॉर्म में निकलेगा। किसके फॉर्म में निकलेगा, एनायन के फॉर्म में। तो कौन सा एनायन स्टेबल है, I माइनस, स्टेबल द एनायन बेटर द लिविंग ग्रुप, ये लाइन भी लिख सकते हो। मतलब वीकर बेस बोलने के जगह पे ये भी बोल सकते हो, स्टेबल द एनायन बेटर द लिविंग एबिलिटी, स्टेबल द एनायन बेटर द लिविंग एबिलिटी, स्टेबल द एनायन बेटर द लिविंग एबिलिटी, स्टेबल द एनायन बेटर द लिविंग एबिलिटी। अब देखो यहां पे क्वेश्चन दे रहा हूं, RCH2O CH3 RCH2OPH RCH2O, मान लो इन तीनों में कंपेयर करना है, मैं जो लिविंग ग्रुप है ना उसको अंडरलाइन भी कर देता हूं। यहाँ पे लिविंग ग्रुप इसको बनाना चाहते हैं हम, यहाँ इसको बनाना चाहते हैं और इसको बनाना चाहते हैं। तो लिविंग एबिलिटी बता सकते हो, लिविंग एबिलिटी। अब जो निकल रहे हैं अल्कोक्साइड निकलेगा, वहां फेनोक्साइड और वहां एसीटेट। तो लिविंग एबिलिटी अब बता दो बच्चे, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, 3, फिर 1। क्यों ऐसा हो गया, स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करोगे ना तो एसीटेट आयन का ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पे इक्विवेलेंट आरएस है, 2 ही आरएस है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है। फिर ज्यादा स्टेबल कौन है, बेंजीन पे अगर O लगा हुआ है तो बोलो। और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, एल्कोक्साइड। बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखोगे तो इसका अपोजिट चलता है,
वीकर द बेस बेटर द लिविंग एबिलिटी, स्टेबल देन आयन बेटर द लिविंग एबिलिटी। बोलो लिविंग एबिलिटी समझ में आ रहा है सबको? पक्की बात? तो हेलाइड्स आर लिविंग ग्रुप, ये रट लेना है आपको। हेलाइड्स आर लिविंग ग्रुप, ये आपको याद रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है। F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? आई माइनस, इसलिए सबसे अच्छा लिविंग एबिलिटी उसी की है। ओके, ध्यान रखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? स्पेशली व्हेन हैलाइड्स आर कनेक्टेड ऑन sp3 कार्बन, ये तो स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। आपको याद होगा इसका अपोजिट हो रहा था फॉलो किसमें? फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। वहां पे फ्लोराइड आरएफ ज्यादा रिएक्टिव हुआ करता था, वो रिएजेंट की बात थी, वहां लिविंग एबिलिटी हमने कंपेयर भी नहीं किया। कौन सा अल्काइल फ्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन? तो आरएफ था, वहां मीडियम में एनहाइड्रस था। तो वो एक अलग क्वेश्चन है। अभी जो डिस्कशन चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इफ हैलाइड्स आर कनेक्टेड एट sp3 कार्बन, which halide is having maximum living ability, बस ये याद रख लेना है। यहां पर भी देखो, जो भी मैं लिविंग ग्रुप को अंडरलाइन किया हूं वो किससे जुड़ा है देखो तो, sp3 कार्बन sp3 कार्बन sp3 कार्बन। तो ये कुछ सोच समझ के मैं ऐसा करा रहा हूं कि इसमें कोई एक्सेप्शन ना दिखे। यहां जो लिविंग एबिलिटी हम कंपेयर कर रहे हैं वो हेलाइड्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना? और स्पेशली व्हेन हेलाइड्स आर कनेक्टेड विद sp3 कार्बन, मतलब SN1 SN2 के बारे में बातें हो रही है। चलो ये बताओ, एक बार फिर से पूछ लेते हैं, ज्यादा अच्छा लिविंग एबिलिटी किसकी होगी? दो ही ग्रुप दे रहा हूं यहां पे, ठीक है? लिविंग एबिलिटी बता दीजिए इन दोनों में। बताइए, लिविंग एबिलिटी जल्दी बोलो। अब तुम बताओ ना, इन दो ये किस फॉर्म में निकलेगा? इस फॉर्म में बोलो। और ये जब भी निकलेगा किस फॉर्म में निकलेगा? ओ पे माइनस आएगा, यहाँ 3 फ्लोरीन है ना बच्चे, बोलो। वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप बन जाएगा ये। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इतना ज्यादा है, यहाँ पे रेजोनेंस भी है, और CF3 का स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई है, माइनस आई बोलो मोस्टली। और यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस है, और इधर तो डोनर ग्रुप लगा हुआ है। देखो कौन ज्यादा स्टेबल एनायन है? एनायन की स्टेबिलिटी बताओ। एनायन की स्टेबिलिटी का पॉइंट्स आपको याद होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा उतना ही स्टेबल हो जाता है। तो ये स्टेबल है ज्यादा, इसीलिए लिविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा है? बोलिए। स्टेबल द एनायन बेटर द लिविंग एबिलिटी, स्टेबल द एनायन बेटर द लिविंग एबिलिटी। देखो FCl Br सब दिखा सकता है, लेकिन एक्सटेंट का अगर बात करें ना तो वो अलग अलग होता है। एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन अलग अलग होता है। जनरली Cl का तो हम लोग डिस्कस भी करते हैं, CCl3 रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट है, लेकिन CF3 में भी हो जाएगा, लेकिन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है, तो उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, है ना, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में थोड़ा स्लो होगा। ये बातें नहीं, देखिए अगर मैं ऐसा बताऊं, ये क्वेश्चन भी बताओ, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है। देखो ये सुपर लिविंग ग्रुप हो सकता है, ठीक है? लिविंग एबिलिटी अगर कंपेयर करना है ना, बताओ किसका ज्यादा होगा लिविंग एबिलिटी इन दोनों में? दिख रहा है? इसको ना हम लोग ट्राइफ्लेट आयन बोलते हैं, और ये तो बहुत ज्यादा ही है स्टेबल। रीजन,
यहाँ पे CF3 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 3 बार आ चुका है। यहाँ जब नेगेटिव आएगा ना बच्चे, तो ये तीनों ऑक्सीजन पे रेजोनेंस भी करेगा, और यहाँ 3 विड्रॉइंग ग्रुप है, तो लिविंग एबिलिटी 1 2 में बता दो। यहाँ भी नेगेटिव आएगा तो रेजोनेंस तीनों ऑक्सीजन पे होगा, यहाँ एक ही विड्रॉइंग ग्रुप है, तो लिविंग एबिलिटी 1 का ज्यादा है 2 से। क्लियर है? हालांकि मैं बताऊं, मोस्ट ऑफ द, देखो इतना सारा पढ़ा तो देते हैं, लेकिन ज्यादातर हेलाइट्स के बारे में पूछा जाता है, लेकिन एक ओवरऑल ऑर्डर लिख लेना, C4F9SO3 माइनस सबसे बेस्ट हो जाएगा, CF3SO3 माइनस फिर आ जाएगा, ये एक ऑर्डर लिख दिया, इसको याद रख लीजिए। देखो SO3 अगर है ना, तो वो तो अच्छा लिविंग ग्रुप है ही, SO3, बट यहाँ पे देखो C4F9 है, तो ये बहुत ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है, ये यही वाली पार्ट है, इसका स्ट्रक्चर मतलब ये, और इसका स्ट्रक्चर मतलब ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे SO3 है और यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप है NO2 की वजह से, यहाँ SO3 है, यहाँ भी विड्रॉइंग ग्रुप है, SO3 मिथाइल, SO3 माइनस, एन नीचे मिथाइल है। ओवरऑल हेलाइट्स में क्या लिखा? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, वो पूछा जाता है मेडिकल में, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने नॉलेज दे दिया है कि कौन सा लिविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछ सकता है कि ये वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है क्या, उसी तरह से नीचे एक क्वेश्चन और ऐसा पूछ दिया, इन सब में लिविंग एबिलिटी कंपेयर करने के लिए बात कर सकता है ना। RCH2O से बेंजीन है, RCH2O यहाँ पे मिथाइल है, तो इन सब में लिविंग एबिलिटी अगर पूछा जाए तो उसके लिए ऑर्डर वहां लिखा हुआ है, देखो हर जगह पे O पे माइनस आएगा, ये पूरा पार्ट निकलेगा ना, तो यहाँ O पे माइनस आएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है इन सब में, बट बढ़िया, ये किस फॉर्म में निकल रहा है यहाँ पे लिख देता हूं, देखो। तो एक पार्ट तो देखो रेजोनेंस से डिसाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा रेजोनेंस से डिसाइड? क्योंकि रेजोनेंस हर जगह पे 3 ही RS होने वाला है, नेगेटिव चार्ज इधर डिस्पर्स होगा तीनों ऑक्सीजन पे, सेकंड वाले केस में भी नेगेटिव चार्ज तीनों ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होगा, बोलो, यहां भी नेगेटिव चार्ज तीनों ऑक्सीजन पे डिस्पर्स हो जाएगा, और इधर सिर्फ बेंजीन है, इधर भी नेगेटिव, तो डिसाइड होने वाला है इधर जो ग्रुप है उसका नेचर कैसा है। मेनली डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? ये ग्रुप, तो ये ग्रुप डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि ये पार्ट तो सबके पास है, तो ऑब्वियसली NO2 के वजह से विड्रॉइंग है ज्यादा, यहाँ पे ब्रोमीन के वजह से भी विड्रॉइंग है, यहाँ पे बेंजीन भी थोड़ा माइनस आई तो लगा ही सकता है, लेकिन यहाँ मिथाइल थोड़ा डोनर ग्रुप है, समझ में आया? तो इन सब में लिविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा अच्छी है? फर्स्ट का। क्लियर है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए, इतना जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, लिखिए, समटाइम्स सम पुअर लिविंग ग्रुप कैन बी मेड गुड लिविंग ग्रुप, समटाइम्स some poor living group can be made good living group, sometimes
some poor living group can be made good living group. Sometimes some poor living group can be made good living group. Sometimes some poor living group can be made good living group. अब देखो इसमें क्या है, इसमें नाम आता है OH का. OH पुअर लिविंग ग्रुप है. पहला एग्जांपल, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको गुड बनाने के लिए दो ऑप्शन है. एक तो प्रोटोनेट कर दो, और पता है प्रोटोनेट करने के बाद भी ऐसा नहीं कि बेस्ट लिविंग ग्रुप बन गया, लेकिन हाँ OH के रिस्पेक्ट में ज्यादा अच्छा बन चुका है. गुड टू गो. और दूसरा है, इसको रिएक्शन करा दो इस कंपाउंड से, है ना, सल्फोनील क्लोराइड बोल सकते हैं इसको. जब आप इसको इससे रिएक्शन कराओगे ना, ये लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर, जैसे फर्स्ट केस में क्या हुआ था, ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ लिया, लोन पेयर H+ को अपने पास बुला लिया तो वो बन गया. यहाँ सेकंड केस में एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है, लेकिन फिर भी सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और सल्फर के पास क्लोरीन जुड़ा है जो अच्छा लिविंग ग्रुप है. तो ये लोन पेयर ना इस सल्फर पे अटैक करके HCl निकाल देता है. यहां से H और यहां से Cl निकल जाएगा. अच्छा, Cl हटा दिया तो यहाँ प्लस आया सल्फर पे, यहां से H हटा दिया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, तो O- और सल्फर जुड़ जाएगा. और अब देखो OTS बनता हुआ दिख रहा है. ये वाला पार्ट जो कि अभी उधर लिखा भी था, देखो ऐसा बनता हुआ दिख रहा है. बोलो, -HCl. Sometimes some poor living group can be made good living group. अब यहां पे क्या हुआ देखो, ये हो गया तुम्हारा, उससे तो अच्छा हो गया. उसी तरह से ये पार्ट क्या हो चुका है, गुड लिविंग ग्रुप. अगर यहाँ पे अगर लिविंग ग्रुप निकलता है तो देखो एनायन के फॉर्म में भी नहीं निकल रहा है, वाटर के फॉर्म में निकल रहा है. अगर लिविंग ग्रुप न्यूट्रल के फॉर्म में निकल रहा है तो और अच्छी बात है ना जी, न्यूट्रल के फॉर्म में निकल रहा है वो. और यहां पे लिविंग ग्रुप किस फॉर्म में निकल रहा है, क्या जाएगा, RCH2+ एंड O-. अब देखो तो O- 3 रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा. तो समटाइम्स सम पुअर लिविंग ग्रुप कैन बी मेड गुड लिविंग ग्रुप, है ना. तो ये याद रखना कि अगर अल्कोहल sp3 कार्बन से जुड़ा है और उसको अगर निकालना है तो बिना प्रोटोनेट किए नहीं निकाल सकते. मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि देखो, अगर यहाँ पे हेलाइड होता और न्यूक्लियोफाइल होता, तब तो हेलाइड इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है कि उसको कोई लालच देने का जरूरत नहीं, वो अपने आप चला जाएगा. यहाँ पे ये डायरेक्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना. देखा, हेलाइड्स के केस में हेलाइड को प्रोटोनेट करके ही निकालना जरूरी नहीं है. लेकिन अगर तुमने अल्कोहल को भी इस तरह से ट्रीट किया और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा दिया, तो लोग बोलेंगे इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट नहीं है. ये नहीं कर सकते अल्कोहल के साथ. अल्कोहल डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल जो sp3 कार्बन है, इस पे डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ऐसा नहीं होता. OH पुअर लिविंग ग्रुप है, कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल नहीं बना कि बिना प्रोटोनेट किए OH- निकाल दे. अगर आपको OH, देखो हेलाइड्स को निकालने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं था, लेकिन OH अगर निकालना चाहते हो बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, स्पेशली द OH विच इज कनेक्टेड विद sp3 कार्बन, तो उसको डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल ऐसा काम नहीं करा सकता. आपको अगर अल्कोहल निकालना है ना OH ग्रुप, तो पहले प्रोटोनेट करो फिर निकलेगा वो, या पहले, है ना, सल्फोनील क्लोराइड से रिएक्शन कराओ तब निकलेगा. ठीक है, इसको शॉर्ट में ना बच्चे TS बोलते हैं, ये वाले पार्ट को.
टोसाइलेट। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? क्लोरीन है, और इसको शॉर्ट में क्या बोला? टीएस। क्लियर है? तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? ओटीएस। मतलब इसी को अगर लिखना चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, RCH2OTS। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। शॉर्ट में सल्फोनिल क्लोराइड है ना। टीएस मतलब वहां मिथाइल लगा सकते हो, तब टोसाइलेट आयन बोलते हैं, लेकिन मिथाइल नहीं भी लगाया तो भी चलेगा। टीएस मतलब यहां पे मिथाइल लगा देना। मैंने थोड़ा सा, हाँ अब सही है। टीएस ये वाला पार्ट है, टोसाइलेट, टॉल्विन। टॉल्विन और सल्फर है तो टोसाइलेट। सीएल को नहीं बोल रहे हैं टोसाइलेट, इस पूरे पार्ट को टोसाइलेट बोल रहे हैं। यहां पे कैसे रिएक्शन हुआ है, थोड़ा आया आइडिया लगा क्या? अल्कोहल और टोसाइलेट को जब रिएक्शन कराओगे तो कैसा रिएक्शन हुआ है? अल्कोहल एंड कैसे रिएक्शन हुआ है बता सकते हो? O माइनस यहां अटैक किया सल्फर पे, या फिर ऐसे समझो, यहां से Cl माइनस निकाला, यहां से H प्लस निकाला, HCl निकल गया। अब यहाँ सल्फर पे पॉजिटिव है और यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, उसको जोड़ दो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म को समझने का कोशिश कर रहे हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि बिना प्रोटोनेट किए OH को रिप्लेस कर देगा कोई न्यूक्लियोफाइल? नहीं है ये सही बात बोलना। बिना प्रोटोनेट किए किसी न्यूक्लियोफाइल को, OH को नहीं हटा सकते, हेलाइड्स को हटा सकते हो। हेलाइड्स को बिना प्रोटोनेट किए या कोई, मतलब ये इतना पुअर लिविंग ग्रुप है, मतलब ये जल्दी नहीं इस कार्बन को छोड़ना चाहता है ना, लेकिन फिर भी चाहते हो कि ये निकल जाए, कोई न्यूक्लियोफाइल इसको निकाल सके, तो पहले इसको वीक गुड लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है। एंड व्हाट इज द वे टू मेक इट गुड लिविंग ग्रुप? प्रोटोनेशन, और याद रहेगा एक और बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है जिसको हमने वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप बना दिया। एनीवन हैविंग आइडिया? वेरी गुड। ये ना, इवन मैं तो ये बोला कि अगर NH2 किसी भी कार्बन से जुड़ा है, इवन sp3 से भी जुड़ा है, तो ये बोल सकते हैं पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है। समझ गए? जल्दी जाना ही नहीं चाहता ये। दिस इज वन ऑफ द पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप। लेकिन पता है, इसको अगर डाइजोटाइजेशन करा देते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 प्लस HCl, सेम यहां पर, तो ये बन जाता है RN2 प्लस, और ऑब्वियसली Cl माइनस। ये भी क्या बन जाएगा? PH N2 प्लस। इसको तो हमने पहले भी डिस्कस किया, याद करो, डाइजोटाइजेशन, और Cl माइनस। तो इसका जो एनायन है, सॉरी केटायन वाला पार्ट है ना, और इसका जो केटायन वाला पार्ट है, ये पता है ये मोस्ट स्टेबल गैस के फॉर्म में निकलेगा ना, तो एक तरह से बोल सकते हो बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया। आया समझ में? वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया। और इसका तो हमने कम से कम 10-12 रिएक्शन पढ़े हैं, जो कि डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है। एक बार फिर से रिपीट करा दूं, अगर इसको आपने Cu2Cl HCl से रिएक्शन कराया, Br2 से रिएक्शन कराया, CuCN एंड HCN से रिएक्शन कराया, सेंडमेयर नहीं, यहाँ पे क्या क्या आता था? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड CN। याद है? इसी को कल का टैप टेस्ट में इसमें सवाल है, मतलब परसों भी और कल भी। इसी को अगर तुमने CuHCl से रिएक्शन कराया या CuHBr से, तो गेटर में, याद है, ClBr, Ki से रिएक्शन कराया, आयोडीन आ जाता था। HBF4 से स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया तो फ्लोरीन आ गया, है ना। NaNO2 से स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया तो NO2 आ गया। वाटर या NaOH से स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया तो OH आ गया। याद आ रहा है? और सिर्फ इसको H से रिप्लेस करना है, तो आप चाहते हो सिर्फ H से रिप्लेस करना, क्या रटाया था वहां पे? H3PO2 और इथेनॉल, याद है? और इसकी कपलिंग भी होती थी। तो
ये भी एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वेरी पुअर लिविंग ग्रुप को वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाया जा सकता है। अरे ये सुनो, समझ में आ रहा है? फिर से, अगर तुमने ऐसा काम किया, ऐसे समझो, देखो कि प्राइमरी अमाइन है, sp3 कार्बन से जुड़ा है और कोई न्यूक्लियोफाइल लाके तुम उसको हटा देते हो, ठीक है? ऐसा अगर ऐसा कर लेते हो तुम, ये कर लेते हो, तो मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा नाम मत लेना, मैंने पढ़ाया है। ठीक है? बिना तुम एक पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप को डायरेक्टली रिप्लेस कर रहे हो। पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप को डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? वही एल्कोहल वाला भी केस है कि OH को बिना प्रोटोनेट किए हटा रहे हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं होता। आपको अगर NH2 हटाना है तो डाइजोटाइजेशन ही एक एक्सेस है, और कुछ होगा तो वो सिलेबस में है भी नहीं। मेन एक्सेस क्या है अगर NH2 हटाना है? तो पहले उसको गुड लिविंग ग्रुप बनाओ, फिर हटा दो। और मजेदार बात क्या है यहां पे देखो तो, ये हट रहा है तो किस फॉर्म में हट रहा है बताओ? 78% नेचर में ये पाया जाता है, मोस्ट स्टेबल गैस के फॉर्म में निकल रहा है, न्यूट्रल के फॉर्म में निकल रहा है, N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में निकल रहा है। अरे समझ में आ रहा है? आप OH को प्रोटोनेट करके या फिर टोसाइलेट आयन बना के ही हटा सकते हो। समटाइम्स सम पुअर लिविंग ग्रुप कैन बी मेड गुड लिविंग ग्रुप। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पे है जिसमें हम अभी बात कर लेंगे, और ये जो क्वेश्चन अभी मैं बात करने जा रहा हूं हो सकता है ये आ ही जाए, ध्यान देना सब लोग। अच्छा ये बताओ, मैं क्लास के सामने क्वेश्चन रखता हूं, क्या जो हेलाइड्स है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, वो हमेशा अच्छा लिविंग ग्रुप है क्या? ऑलवेज? देखो नो डाउट हेलाइड्स को मैंने क्या बोला, बिना प्रोटोनेट के हटा दो। मतलब हेलाइड्स के लिए बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोफाइल है जो आता है और उसको हटा देता है। ऐसे भी हेलाइड्स ना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली से बिलोंग करता है, तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता ही है, तो वो अटैक करके X माइनस, और X माइनस स्टेबल भी है, नेगेटिव चार्ज ऑन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब स्टेबल भी है। बोला जाता है हेलाइड्स आर गुड लिविंग ग्रुप व्हेन इट इज कनेक्टेड विद sp3 कार्बन, है ना? तो ये क्वेश्चन ना जेई मेंस, एडवांस और नीट में बहुत बार आ चुका है, और ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे CH2Cl है, और इसको KSH से रिएक्शन करा रहे हैं। आपको याद होगा SH तो वन ऑफ द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल था, याद है? तो आप बताओ कि आयोडीन हटेगा या क्लोरीन हटेगा? जबकि आप लिस्ट में देखे थे आयोडीन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप था, लेकिन यहाँ आयोडीन का रिश्ता sp2 कार्बन से। ठीक है, ये क्वेश्चन एज इट इज हो सकता है कि नीट में आ जाए, बहुत बार पूछा जा चुका है ऐसे सवाल, KCl बन के निकल जाए। नोट में बात लिख लेना, इफ हेलोजन्स आर कनेक्टेड विद sp3 कार्बन देन ओनली इट इज गुड लिविंग ग्रुप, इफ इट इज कनेक्टेड विद sp और sp2 कार्बन इट इज नॉट सो गुड। उस केस में भी निकलेगा, लेकिन एक्सेस हाई टेम्परेचर वगैरह करते हैं तब आता है ना? When halogens are connected with sp3 carbon it is good living group, but if halogens are connected with sp or sp2 carbon it is not good living group at all, है ना? एक कॉन्ट्रडिक्शन देखो यहाँ पे क्या है, अगर क्लोरीन sp3 से जुड़ा है और कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो पता है ये रूम टेम्परेचर पे भी ये कांड हो जाता है। मतलब पता चला 25 डिग्री सी पे भी ऐसा हो रहा है।
समझ गए? लेकिन यही अगर मैं एराइल हैलाइड लेता और कोई न्यूक्लियोफाइल, सपोज OH माइनस ले रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, तो पता है ये प्रोसेस होने में 623 केल्विन एंड 300 ATM लग जाता है, तब जाके क्लोरीन को रिप्लेस कर पाता है OH। तो इससे एक रिलेटिव आइडिया लग रहा होगा कि क्लोरीन निकल तो रहा है, बट sp3 से जब हम क्लोरीन निकालने की बात करते हैं तो OH माइनस इजिली कर देता है इवन रूम टेम्परेचर पे। 25 डिग्री सी मतलब कितना, 298 केल्विन। और यहां देखो वही क्लोरीन अगर sp से जुड़ा है sp2 से, तो उसको हटाने के लिए लगभग 300 डिग्री सी के आसपास, उससे ज्यादा चाहिए ना। 623 केल्विन मतलब डिग्री सी में सोचो ना, यहाँ 25 डिग्री, यहाँ 325 डिग्री, ऐसा। अरे ऐसा नो, यहाँ 25 डिग्री पे कांड हो गया, यहाँ 325 डिग्री। तो क्लोरीन इज गुड लिविंग ग्रुप व्हेन कनेक्टेड विथ, अगर वही क्लोरीन sp2 से जुड़ा है। और यही रीजन था, आपको याद होना चाहिए, यही रीजन था कि हमने फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड लिया था, एराइल हैलाइड नहीं लिया था। नॉट ओनली दिस, यही रीजन था उर्ज रिएक्शन में भी हमने अल्काइल हैलाइड लिया था, क्योंकि अगर हेलोजन sp3 से है तो वो हटता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग SN1 SN2 ऑफ RX, अल्कोहल एंड ईथर कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, ठीक है।